दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। सबसे पहले मुझे आपको एक विनती करनी है। आप मराठी को अच्छा रिस्पांस देते हैं, सब्सक्राइब भी इस चैनल को जरूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ विषय अलग से हिंदी में मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूं। पिछले कुछ दिनों से सब्सक्राइबर रेट थोड़ा कम हो गया है। जितनी बात ज्यादा सब्सक्राइबर होने की, व्यूज की उधर बताता हूं, उतने ही कम हो रहे हैं, व्यूज कम हो रहे हैं, ये भी आपको बताना जरूरी है। खास करके मेरे मराठी दोस्तों से मेरा अनुरोध है, मैं आपको सब्सक्राइब करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि एक सब्सक्राइबर मराठी वाला अगर अपने किसी भी हिंदी भाषिक दोस्त को सब्सक्राइब करने को बोल दे तो एनालाइजर न्यूज हिंदी भी बहुत दूर तक चला जाएगा। दोस्तों, विनती यह है कि आप सब्सक्राइब तो करे ही करे, साथ ही साथ दूसरे किसी को बोल दे कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने की विनती तो कर चुका हूं, लेकिन इस चैनल पर क्या बताया जाता है यह भी बताना जरूरी है। देखिए, महाराष्ट्र में या देश में राजनीति जब चल रही है, जिस तरह से राजनीति आगे बढ़ रही है, उससे हमें पता चल रहा है कि देश में धर्म के साथ साथ देश की जातिगत राजनीति भी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। खास करके मीडिया और सोशल मीडिया में भी जो लोग अपनी बातें रखते हैं, उनको भी जाति में बांटने का काम हो रहा है। ये सारी जातिगत राजनीति और जाति व्यवस्था का पूरा मीडिया में भी आना एक बहुत बड़ी खतरनाक घटना के सामने आ रहा है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की मीडिया में इस जाति का संपादक चाहिए, उस जाति का नहीं चाहिए, ये अगर है तो इसको हटा दो, ये भी बताया जा रहा है। जैसे राजनीति में होता था वैसे भी अब मीडिया में भी हो रहा है। सोशल मीडिया पर तो जाति का नाम लेकर गाली दिए बगैर लोग आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब हो तो वो केस तो कर सकता है, लेकिन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के सिवा की कोई जाति हो तो उस बेचारे को अपने जाति के ऊपर लगे लांछनों को सहने के सिवा कोई और चारा नहीं मिलता है। मैं आपको याद दिला दूं, राज ठाकरे ने कहा था, महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र में जातीय राजकारण की शुरुआत ही हुई है एनसीपी के आगमन के साथ। मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने जब से बनाई, तब से महाराष्ट्र में जाति का राजकारण चलने लगा है, राजनीति चलने लगी है। क्या सच है यह बात? यह भी हमें जान लेना जरूरी है। महाराष्ट्र या देश की राजनीति में कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल अब नहीं रहा है, टुकड़े टुकड़े हो गए हैं बेचारों के, या और अन्य पार्टियां जब भी आई तो वो अपने एजेंडे के साथ आई। मतलब सेक्युलरिज्म की बात करने वाली कांग्रेस जाति की बात नहीं करती थी, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की बात जरूर करती थी। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण के इस मुद्दे को भांप लिया और उन्होंने हिंदू का पक्ष लेते हुए हिंदू राजनीति करते वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने लगी। जनता दल सेक्युलर हो या कोई भी हो, कोई भी मुस्लिम तुष्टीकरण की भाषा ही बोलता था। जनता दल के जितने टुकड़े हुए, मतलब आरजेडी बना, समाजवादी पार्टी बनी, जनता दल सेक्युलर बना, जेडीयू बना, यूनाइटेड सेक्युलर, कर्नाटक बिहार में 2 टुकड़े हुए, यूपी में 1 टुकड़ा हुआ, हरियाणा में 1 टुकड़ा हुआ, अलग अलग जगह अलग अलग टुकड़े में बिखर गई। ओडिशा में जनता दल, बीजू जनता दल बना। तो ये जनता दल की वही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ही आगे बढ़ाते गए। अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस के साथ साथ कई दल जुड़ चुके थे। यह राजनीति चल रही थी और उसमें बीजेपी भी आ गई, जिसने हिंदुओं का पक्ष लिया। अब राजनीति में ध्रुवीकरण हो गया था। दोनों तरफ से अलग अलग धर्म की बातें चल रही थी और धर्म का पक्ष बताया जा रहा था। बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर हिंदू बहुसंख्याक होने के कारण आज सत्ता में है, बहुत बड़ी संख्या के साथ सत्ता में है। लेकिन महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस का जन्म जब से हुआ, तब से आप देख रहे हैं
कि महाराष्ट्र में धर्म के आधार पर की राजनीति हट गई है, अब जाति के आधार पर राजनीति चल रही है। मतलब अभी भी देखा जाए तो ओबीसी की बात होती है, मराठा समाज की बात होती है, ब्राह्मण की बात होती है, मुसलमानों की बात होती है। तो ये बातें एनसीपी के साथ साथ आगे बढ़ने लगी है। एनसीपी ने एक भांप लिया था कि सबसे ज्यादा संख्या में महाराष्ट्र में रहने वाला मराठा समाज अगर अपने पक्ष में किया जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति करना जरा सा आसान हो जाएगा। इसलिए एनसीपी ने संभाजी ब्रिगेड जैसी या मराठा सेवा संघ जैसी या उनके ही नेतृत्व में चलने वाली जिजाऊ ब्रिगेड या अन्य कुछ ब्रिगेड जैसी संगठनों को महत्व देकर मराठा डोमिनेटिंग राजनीति की शुरुआत की। अब इस राजनीति के कारण क्या हुआ कि जब ये मराठा समाज की आक्रामक राजनीति आगे बढ़ानी थी तो उसके साथ साथ कुछ हमले भी करना जरूरी हो गया था, कुछ आस्थाओं को बदलना जरूरी हो गया था, और यही बदल दिया शरद पवार की पार्टी ने। उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर आरोप करना शुरू कर दिया। शरद पवार ये जानते थे कि अगर समाज को अपने पक्ष में करना है तो किसी ना किसी को खलनायक के रूप में शामिल दिखाना जरूरी था, और इसीलिए ब्राह्मणों की चित्र उन्होंने खलनायक के तौर पर रख दिया। आज भी अगर आप देखते हैं, मतलब मेरे मराठी चैनल पे चले जाओ या हिंदी चैनल के कमेंट बॉक्स में देख लो, तो मेरी जाति का उच्चारण कर कर भी मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या कहने वाला हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं, आप जैसे लोग ही तो करते हैं, कुलकर्णी आपके नाम में ही सब कुछ आ जाता है, ऐसी कमेंट खास आदमी लगाकर की जाती है। इन कमेंट के कारण ना मैं डरने वाला हूं ना बंद करने वाला हूं। पता है ये राजनीतिक चाल है। इस अभिव्यक्ति को सामाजिक अभिव्यक्ति के तौर पर देखकर अगर चुप बैठने लगे, अगर डरने लगे, तो हो गया ना काम तमाम दोस्तों। तो ये बात कौन रखेगा दुनिया के सामने? किसी ना किसी को तो रखनी ही पड़ेगी। एनसीपी अपने राजकीय स्वार्थ के हेतु इस तरह का जातीय राजनीति दुनिया में चला रही है, राजनीतिक दुनिया में चला रही है, राजनीतिक गलियारों में चला रही है। लेकिन जिस तरह का फायदा एनसीपी को हो रहा है, कोई बड़ा फायदा होता नहीं दिख रहा। मतलब एनसीपी अपने बलबूते पर खुद को 100 सीट तक तो नहीं ले गई, 8 सीट मैक्स लोकसभा की जीत चुकी है। 8 की ज्यादा आगे नहीं जा पाए शरद पवार, और अपनी ही पार्टी को 70 के आगे शरद पवार नहीं ले जा चुके हैं, 70 सीटों के आगे विधानसभा में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात कर कर भी 100 के आगे निकल गई। शिवसेना भी अच्छे सीट ले लेती है, कांग्रेस भी अच्छे सीट ले लेती है, लेकिन इस तरह का जातीय विष समाज में डालकर भी एनसीपी अपने सीटों को गंवा रही है। साथ ही साथ अपने साथ आए नॉन मराठा नेताओं को भी गंवा दिख रही है एनसीपी। एक भी नॉन मराठा नेता एनसीपी के साथ हमेशा के लिए नहीं दिख रहा है। फिलहाल आजकल कुछ जितेंद्र आवाड़ दिख रहे हैं, धनंजय मुंडे दिख रहे हैं ओबीसी चेहरों में, लेकिन वो दोनों भी न जाने कब साथ छोड़ देंगे पता नहीं है। धनंजय मुंडे की बात तो हम पहले से ही करते आए कि धनंजय मुंडे कभी भी इधर का उधर हो सकते हैं। जयदत्त क्षीरसागर एक जाने माने नेता थे, मधुकर पिचड़ एक जाने माने नेता थे जो एनसीपी के खेमे में थे। ना एनसीपी जयदत्त क्षीरसागर बीड़ के नेता है उनको संभाल पाई, ना मधुकर पिचड़ को संभाल पाई, ना किसी ओबीसी नेता को संभाल पाई। चलो ठीक है, ओबीसी नेताओं की बात छोड़ दो, आप मराठा राजनीति की बात करते हैं तो कहां मराठा नेता भी आपके साथ रह रहे हैं? क्योंकि लोग जान गए हैं कि इस तरह की मराठा राजनीति करते करते आप बाकी जातियों के वोट्स तो गंवा रहे ही रहे हैं, लेकिन मराठा समाज में भी एक विचार ऐसा आ रहा है कि क्या राजनीति एक मराठा समाज को लेकर आगे की जा सकती है? जो भी मराठा नेता अच्छी तरह से काम करते हैं, मैं एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि मराठा ये गांव को, अपने बस्ती को साथ लेकर चलने वाली जाति है, वो संभालने वाली जाति है। वो गांव के प्रमुख है, पाटिल हो देशमुख हो, वतनदार है वो,
और वो अपने गांव को संभालते हैं। और गांव को संभालने वाला आदमी हर जाति को साथ लेकर चलता है। एनसीपी ने मराठा समाज को ही आगे बढ़ाने का काम किया, तो इन मराठा नेताओं को भी यह पता चला कि भाई गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ इस चीज की हो रही है कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर हमें चलना है। हमारे पूर्वज यही करते आए हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। शरद पवार के नेतृत्व में काम करने वाले कदम के एक महाविद्यालय में काम करने वाले प्रिंसिपल है बोराडे, जो जालना जिले के अष्टी गांव में रहते हैं। उनके पिताजी उनके जीवन के अंत तक गांव में घूमते थे शाम के वक्त, और सभी गांव में एक चक्कर लगाने के बाद यह पता कर लेते थे कि कहीं गांव में कोई नया तो नहीं आया है, कहीं कोई भूखा तो नहीं है। और जब उनको यकीन हो जाए कि सब कुछ अच्छा है तो घर में जाकर खाना खाकर बाद में सो जाते थे। यह है मराठा समाज का इतिहास। लेकिन शरद पवार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ हेतु मराठा और अन्य जातियों में जो झगड़ा लगाया, उसके कारण इन लोगों को समझ में आया, इन्हीं नेताओं के समझ में आया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, इनके साथ रहकर हम अपने गंवा सकते हैं। और इसी के कारण बहुत सारे जाने माने मराठा नेता भी शरद पवार से दूर हो गए। मराठा नेताओं की सिर्फ क्यों बात करते हैं, शरद पवार के रिश्तेदार भी दूर हो गए। पद्म सिंह पाटिल और राणा पद्म सिंह पाटिल, ये दोनों पिता पुत्र पिछले इलेक्शन में शरद पवार से दूर हो गए। ये सिर्फ मराठा नेता नहीं थे, शरद पवार के करीबी रिश्तेदार भी है, बहुत ही करीबी रिश्तेदार है। वो शरद पवार का साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि उनको भी पता था कि आगे राजनीति करनी है तो सिर्फ मराठा के नाम पे हम नहीं कर सकते हैं, सबका साथ सबका विकास करना पड़ेगा। और वो चले गए मोदी के साथ, सबका साथ और सबका विकास की भावना लेकर। सिर्फ पद्म सिंह पाटिल की बात क्यों करते हैं? सोलापुर जिले के जाने माने नेता मोहिते, वो अपने बच्चों समेत भारतीय जनता पार्टी में चले गए, क्योंकि उन्हें भी पता था सहकारिता में काम करना है तो सबका साथ चाहिए, सारी जातियों को साथ लेकर चलना चाहिए। उन्होंने भी शरद पवार का साथ छोड़ दिया, जो शरद पवार के बहुत ही करीबी थे। नगर जिले के नेता बबन राव पाचपुते, ये भी ऐसे ही एक बड़े नेता थे, ये भी चले गए। मतलब उधर गावित जैसा आदिवासी नेता, पिचड़ जैसा आदिवासी नेता, जगदत्त क्षीरसागर जैसा आदिवासी नेता शरद पवार का साथ छोड़कर चले जाते हैं इसी जातिगत राजनीति के कारण। और इधर मोहिते, पाचपुते या पाटिल जैसे नेता भी शरद पवार को छोड़कर चले जाते हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो जितने भी सोशल मीडिया पर आपको जाति के आधार पर कमेंट आएंगे, एनालाइजर पर आएंगे, भाऊ तोरसेकर के अकाउंट पर आएंगे, प्रभाकर सूर्यवंशी के अकाउंट पर आएंगे, अनय जोगड़ेकर के अकाउंट पर आएंगे, ये सारे कमेंट करने वालों को अगर आप जरा बारीकी से देखें तो आपको पता चलेगा कि वो जातिगत कमेंट किए जाते हैं। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, जातीय कमेंट ना कांग्रेस करती है, ना शिवसेना करती है, ना भारतीय जनता पार्टी करती है। जातीय कमेंट करने वाले सिर्फ एनसीपी के ही अनुसारक होते हैं, जिनको बहलाया गया है, बहकाया गया है, और वो जाति के आधार पर ही कमेंट करते हैं। मुझे पता है इस वीडियो पर भी आएंगे, कुछ कुछ तो नाम बदल कर लगते थे। एक यूट्यूब नाम से कोई कमेंट करता है, अभी ये क्या नाम हुआ यूट्यूब, मराठी में यू करके कुत्ते को बुलाया जाता है। इस नाम से कमेंट करने वाले कोई आदमी है, कोई ऐसा उड़पटांग नाम लेकर कमेंट करते हैं। अगर आप उस ईमेल तक जाएंगे, उसके चैनल के ईमेल तक जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये ईमेल किसका है, इसका फेसबुक अकाउंट कौन सा है और ये किसके लिए काम करता है। ज्यादातर अकाउंट्स मुझे एनसीपी के संपर्क वाले ही मिलते हैं, जिसकी डिटेल्स भी मैंने निकाल ली है, क्योंकि निकालना जरूरी भी है। सच दुनिया के सामने, मुझे पुलिस केस नहीं करनी है किसी के ऊपर, ये काम मेरा नहीं है, वो एमवीए का काम था। पुलिस केस करते जाओ, उसको पुलिस के सामने पूरा लेते जाओ, मुझे करनी नहीं है। लेकिन जानकारी आपके सामने प्रस्तुत रखने के लिए ही मैं ये इकट्ठा कर रहा हूं। अगर आप भी मेरे भी इस भावना से पसंद है, राज ठाकरे की भावना भी यही थी, मेरी भी भावना यही है। अगर आपको भी सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।